नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और मलेशिया के बीच होने वाली एक काफ़ी बड़ी फाइटर एयरक्राफ्ट डील की तरफ से है, जहां पर भारत ने ऑफिशियली मलेशिया के Su-30 MKM फाइटर जेट को मॉडर्नाइज करने का ऑफर रखा गया है। सीनियर इंडियन डिप्लोमेट और सेक्रेटरी पी कुमारन ने कंफर्म किया कि न्यू दिल्ली की तरफ से रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के Su-30 MKM फ्लीट के लिए मिड लाइफ अपग्रेड प्रोग्राम को प्रपोज किया गया है, जिसमें एक बहुत ही खास बात ये होने वाली है कि इन एयरक्राफ्ट को भारत की इंडिजिनस अस्त्र मार्क 1 सीरीज की एयर टू एयर मिसाइल को फायर करने के लिए मॉडिफाई किया जाने वाला है। अभी अगर मलेशिया के Su-30 MKM को थोड़ा डिटेल में समझा जाए तो इन एयरक्राफ्ट को असल में इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MK एयरक्राफ्ट का क्लोज कजिन कहा जा सकता है। इनमें मेजर डिफरेंस मेनली एवियोनिक्स और मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स का है, क्योंकि मलेशिया की तरफ से अपने MKM वेरिएंट में रशियन वेस्टर्न और लोकल इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया था। इसी वजह से भारत के लिए इस एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना टेक्निकली ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है। इस पूरे ऑफर का कोर स्ट्रेंथ भारत की Su-30 MK एक्सपीरियंस होने वाली है। दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे बड़े और इंटेंसिवली ऑपरेटेड Su-30 फ्लीट में से एक ऑपरेट करता है। HAL के पास AL-31 सीरीज की इंजन की स्पेयर ब्रेकिंग सिस्टम, पैराचूट असेंबली और मल्टीपल क्रिटिकल सब सिस्टम का डेकेड का सस्टेनेंट एक्सपीरियंस रहा है, और ये एक्सपीरियंस अभी मलेशिया के लिए स्ट्रॉन्ग एडवांटेज बन सकता है। इस अपग्रेड का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का इंटीग्रेशन होने वाला है। अस्त्र मार्क 1 अभी इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MK पर ऑपरेशनल किया जा चुका है, क्योंकि Su-30 MKM और Su-30 MK का एयरोडायनामिक और फ्लाइट कंट्रोल आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट सेम है। इसलिए अस्त्र मिसाइल को मलेशियन Su-30 में इंटीग्रेट करना टेक्निकली काफ़ी आसान होने वाला है। अभी यहाँ पर एक खास बात यह भी होने वाला कि अपग्रेड एग्जैक्टली इंडियन एयरफोर्स के सुपर सुखोई अपग्रेड के जैसा होने वाला है। भारत की तरफ से अभी अपने 84 Su-30 MK एयरक्राफ्ट के लिए एक डीप मॉडर्नाइजेशन को प्लान किया गया है, जिसमें सेंसर, एवियोनिक्स और वेपन सब कुछ अपग्रेड किया जाएगा। अगर मलेशिया भी सिमिलर डेप्थ का अपग्रेड चूज करता है तो इंजीनियरिंग वैलिडेशन और फ्लाइट टेस्टिंग का टाइम काफ़ी रिड्यूस होने वाला, और इससे मलेशिया की Su-30 MKM की कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफ़ी बूस्ट होने वाली है। इसके अलावा ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का रास्ता भी ओपन करने वाला है, क्योंकि इंडियन अपग्रेड्स के बाद मलेशिया के लिए इंडियन ओरिजिन वेपन जैसे कि अस्त्र सीरीज की मिसाइल, रुद्रम सीरीज की मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जैसे प्लेटफॉर्म को भी ऑपरेट करने का रास्ता ओपन होने वाला है। अगला अपडेट भारत के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की तरफ से है। फ्रांस की तरफ से भारत को S5 क्लास SSBN और प्रोजेक्ट 77 SSN के लिए अपनी एडवांस पंप जेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को ऑफर किया गया है। डिफेंस प्लानर के मुताबिक ये ऑफर सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही नहीं बल्कि जॉइंट रीडिज़ाइन और कोड डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड होने वाली है, जिसमें सिस्टम को भारत के सबमरीन डिजाइन के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है। फ्रांस की पंप जेट टेक्नोलॉजी पहले से ही ट्रियम्फेंट क्लास की SSBN पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 14,300 टन के आसपास है। कंपेयर करें तो भारत के प्रोजेक्ट 77 SSN अराउंड 10,000 टन के आसपास होने वाले हैं। नेवल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हेवियर SSBN के पंप जेट सिस्टम को स्लाइटली लाइटर SSN में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इससे कोई मेजर रिस्क भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक क्रिटिकल फैक्टर रिएक्टर का पावर हो सकता है। फ्रांस का K-15 रिएक्टर लगभग 150 मेगावाट थर्मल आउटपुट को जनरेट करता है, जबकि भारत का क्लियर वाटर B2 रिएक्टर अराउंड 190 मेगावाट के आसपास पावर को जनरेट करने वाली। इस एक्स्ट्रा पावर को मैनेज करने के लिए एग्जिस्टिंग पंप जेट सिस्टम को री इंजीनियर करने की जरूरत पड़ने वाली, जिसमें रिएक्टर डायमीटर और स्टेटर वेन डिजाइन को ऑप्टिमाइज करने की बात किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लार्जर पंप जेट डिजाइन 8 से 10% के आसपास ज्यादा एफिशिएंट भी हो सकते हैं, जिससे नॉइज लेवल और भी रिड्यूस होने की उम्मीद किया जा रहा है। अब प्रोजेक्ट 77 में न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को अडॉप्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें रिएक्टर और शाफ्ट के बीच कोई भी मैकेनिकल लिंक मौजूद नहीं होने वाला। इससे सबमरीन की एक्यूस्टिक सिग्नेचर किसी नॉर्मल न्यूक्लियर सबमरीन के मुकाबले भी कई गुना ज्यादा कम होने वाला है। फ्रांस की बैराकुडा क्लास की SSN पहले से हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे फ्रांस के पास इस एरिया में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पहले से ही मौजूद है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ पर फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, CFD सॉफ्टवेयर, एक्यूस्टिक मॉडलिंग और स्पेशलाइज्ड मेटलर्जी होने वाली है। कुल मिलाकर अगर ये पार्टनरशिप डीप कोर डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ता है तो ये भारत की सबमरीन स्टेल्थ कैपेबिलिटी के लिए एक मेजर गेम चेंजर साबित होने वाला है।
अगला अपडेट भारत के तेजस मार्क 1 प्रोग्राम से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की तरफ से है। एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर डी.के. सुनील ने ये सिग्नल दिया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मार्च 2026 के एंड तक 24 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को लाइनअप करने का प्लान बना रहा है। ये स्टेप इसलिए भी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से तेजस प्रोग्राम के डिले, इंजन सप्लाई इश्यूज और सर्टिफिकेशन टाइमलाइन को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे। डॉक्टर सुनील के मुताबिक ये जो 24 एयरक्राफ्ट अभी मार्च 2026 तक लाइनअप करने का प्लान किया गया, 24 एयरक्राफ्ट एक जैसे नहीं होने वाले हैं बल्कि डिफरेंट स्टेज ऑफ रेडीनेस में होने वाले हैं। इनमें से 5 एयरक्राफ्ट नए जेन इलेक्ट्रिक 404 सीरीज के इंजन के साथ आने वाले हैं जो रिसेंटली सप्लाई किए गए हैं। इसके अलावा 9 एयरक्राफ्ट ऐसे होने वाले जो पहले ही कैटेगरी बी या रिजर्व इंजन का इस्तेमाल करके ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी एयरक्राफ्ट एडवांस असेंबली स्टेज में मौजूद हैं, जिससे क्लियर होता है कि प्रोडक्शन लाइन एक्टिव है। अभी तक सबसे बड़ी बॉटलनेक यहाँ पर इंजन सप्लाई को लेकर देखा गया। एचएएल ओपनली मानता है कि जेन इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन की डिलेड डिलीवरी की वजह से तेजस मार्क 1 का इंडक्शन स्लो हुआ है, लेकिन सिर्फ इंजन ही यहाँ पर मेजर इशू नहीं था। तेजस मार्क 1 वेरिएंट में काफी सारे नए एवियोनिक्स, सेंसर्स और मेंटेनेबिलिटी अपग्रेड भी इंक्लूड किए गए, जिनके लिए डिटेल्ड सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना मैंडेटरी है। ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन फ्रंटलाइन फाइटर जेट के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। मार्च 2026 तक 24 एयरक्राफ्ट को लाइनअप करना एक तरह से कॉन्फिडेंस का सिग्नल माना जा रहा है, जो कि दिखाता है कि एचएएल अभी हर साल 24 तेजस को बना सकता है। इंडियन एयरफोर्स लाइकली मई 2026 में इन एयरक्राफ्ट का रिव्यू करने वाली, और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो जून 2026 से डिलीवरी को स्टार्ट किया जा सकता है। अब इनिशियली मार्च 2026 तक 24 जेट को तैयार करना थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था, लेकिन ऐसा इस वजह से संभव हुआ है क्योंकि एचएएल तेजस को बैकग्राउंड में मैन्युफैक्चर तो कर रहा था, लेकिन इंजन ना होने की वजह से इनको फ्लाइट टेस्टिंग के लिए रेडी नहीं किया जा सकता था। यानी कि एचएएल एयरफ्रेम तो बना रहा था, लेकिन इंजन यहाँ पर मेजर इशू क्रिएट कर रहे थे। कुल मिलाकर तेजस मार्क 1 प्रोग्राम अभी एक डिसाइसिव फेज में एंटर करने वाला है। मार्च 2026 का टारगेट सिंबॉलिक जरूर है, लेकिन अगर इंजन सप्लाई और सर्टिफिकेशन स्मूथली क्लोज हो जाता है तो तेजस मार्क 1 डिले से निकलकर एक स्टेबल इंडक्शन फेज में एंटर कर सकता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। अगला अपडेट भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम यानी एमका को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन की तरफ से है। लेटेस्ट इनपुट्स के मुताबिक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम अभी एक ज़्यादा डिफाइंड और एग्जीक्यूशन फोकस्ड फेज में एंटर करने वाला है। एडी के सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से बात कंफर्म किया गया कि एमका का पहला प्रोटोटाइप 2028 के एंड तक रोल आउट करने का टारगेट रखा गया है। अभी प्लान के हिसाब से एमका के टोटल 5 डेवलपमेंट प्रोटोटाइप को मैन्युफैक्चर कराया जाएगा और इनका रोल आउट एक स्टैगर्ड मैनर में किया जाएगा। हर प्रोटोटाइप के बीच लगभग 9 महीने का गैप रखा जाएगा, जिससे टेस्टिंग और वैलिडेशन पैरेलल वे में चलते रहेंगे। पहले 3 प्रोटोटाइप्स का मेन फोकस फ्लाइट एनवेलप एक्सपेंशन, एरोडायनामिक वैलिडेशन और स्टेप बाय स्टेप एवियोनिक्स इंटीग्रेशन पर होने वाली है। यानी कि पहले प्रोटोटाइप से सब कुछ एक साथ इंटीग्रेट करके टेस्ट करने के बजाय सिस्टम्स को फेज वाइज मैनर में टेस्ट किया जाएगा, जो रिस्क को काफी हद तक रिड्यूस करने वाला है। लास्ट के 2 प्रोटोटाइप को यहाँ पे स्पेशली वेपन इंटीग्रेशन और फायरिंग ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। इस अप्रोच का फायदा ये होगा कि जब तक वेपन टेस्टिंग को स्टार्ट किया जाएगा तब तक एयरक्राफ्ट के बाकी सारे बेसिक फ्लाइट बिहेवियर और सिस्टम काफी हद तक मैच्योर बन चुके होंगे। कुल मिलाकर अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो फाइनल प्रोटोटाइप को रोल आउट 2031 के आसपास करने का टारगेट रखा गया है। इंडस्ट्रियल साइड पर भी अभी एक मेजर डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है। सोर्सेज के मुताबिक फाइनल प्रोडक्शन पार्टनर का अनाउंसमेंट अगले 3 महीने के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी पहले से ही 40 एमका की मार्क 1 एयरक्राफ्ट को ऑर्डर करने का कमिटमेंट दिया जा चुका है। ये MK1 वेरिएंट जेन इलेक्ट्रिक की F4N4 सीरीज के इंजन के साथ आने वाले, जो अराउंड 98 किलोटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकते हैं, और इसकी सीरीज प्रोडक्शन का टारगेट 2034 के आसपास रखा गया, जिनको 2034 से 2036 के बीच इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। आगे चलकर एमका की मार्क 2 वेरिएंट भी प्रोडक्शन में एंटर करने वाले, जिसमें 120 किलोटन क्लास की इंडो फ्रेंच ओरिजिन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये वेरिएंट बेहतर परफॉर्मेंस और फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है, और इसके लिए अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 80 यूनिट का ऑर्डर कंफर्म किया गया है, जिसकी प्रोडक्शन को 2036 के आसपास स्टार्ट करने की उम्मीद रखा गया है। कुल मिलाकर एमका प्रोग्राम अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, बल्कि प्रोटोटाइप टाइमलाइंस, प्रोडक्शन स्क्वीजिंग और इंजन रोडमैप क्लियर होने के साथ ये प्रोग्राम धीरे धीरे एक्चुअल हार्डवेयर और एग्जीक्यूशन फेज में शिफ्ट होता जा रहा है। अगर ये शेड्यूल लार्जली मेंटेन हो पाता है तो आने वाले 1 डेकेड में भारत सिर्फ एक 5th जनरेशन फाइटर जेट ही नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिजिनस फाइटर इकोसिस्टम भी खड़ा करने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।